स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और मुकाबला हो रहा है आशीष और मेरे बीच। आज जी हाँ, नीरज छुट्टी पे चले गए? नहीं, छुट्टी पे है नहीं। मैं भागते भागते पहुंच रहे लेकिन पहुंच नहीं पाया टाइम। ओके, तो आज आशीष के साथ होने वाला ये दिलचस्प मुकाबला, और मुकाबला किसी के साथ भी हो फायदा तो आप ही का होता है, तो जरूर देखिए आज ये पूरा मैच। और सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ग्लोबल संकेत किस तरह से निकल कर आए हैं। इससे शानदार संकेत हो नहीं सकते। हफ्ते की शुरुआत और देखिए करीब 700 साढ़े 700 पॉइंट ऊपर जाकर डाउ ने समाप्ति दी है। इंट्राडे में तो ये 800 पॉइंट के उछाल भी दिखाया था। पवेल साहब ने साफ कर दिया है कि ट्रंप साहब कितना ही उनको डराएं धमकाएं, वो इस्तीफा नहीं देंगे। और साथ ही जो जॉब्स रिपोर्ट आई वो भी बहुत ही शानदार आई। और देखिए मंदी करी हुई थी लोगों ने अमेरिका में भी, और वो शॉर्ट कवरिंग शानदार देखने को मिली। आज भी डाउ फ्यूचर्स करीब 100 पॉइंट ऊपर इस समय कारोबार कर रहा है। और एशियाई बाजार इसी खबर पर झूमते हुए कि अब चाइना और अमेरिका के बीच में जो 2 दिन की वार्ता होनी है उसमें कुछ पॉजिटिव निकल कर आएगा। और इसी होप में देखिए एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। एसजीएक्स निफ्टी भी करीब 100 पॉइंट ऊपर कारोबार कर रहा है। आशीष बताइए रणनीति कैसी बनाई है आपने? आज तो पूरी तरह से खरीदारी पर फोकस होगा क्योंकि आज बेहतरीन दिन है ट्रेड के लिए। और अच्छी बात है कि डाउ फ्यूचर्स शाम को भी दिखा रहे हैं मजबूती इंटैक्ट रहने वाली है। तो हमारे लिए तो इंकरेजिंग फैक्टर वही है। तो आज हफ्ते की शुरुआत बहुत पॉजिटिव नोट पे। थोड़े लार्ज कैप्स रखे हैं लेकिन आज मिड कैप स्मॉल कैप्स में मूवमेंट में अज्यूम कर रहा हूं आपकी टीम में इस तरह के स्टॉक्स होने वाले हैं। मैंने थोड़े मिड कैप्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया है। बड़े दिनों बाद आज जबरदस्त जश्न मनने वाला है बाजार में, लग रहा है। शुरुआत करिए, बताइए ओपनर क्या है आपका? एक दिग्गज के साथ। और इससे कुछ देर पहले हेमंत ने हाईलाइट भी करा था स्टॉक्स इन न्यूज के तौर पर उस कंपनी को। ज्वेलरी स्पेस की अब एक ही कंपनी है, ध्यान रखिए इसका भी उसको भी फायदा मिलना है। तो एक तो शेयर ऑफ द पाई बढ़ रहा है तो टाइटन को फायदा हो रहा है, और जब बाकी प्लेयर्स जो इसके पीयर्स हैं वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तमाम दिक्कतें हैं, तो उसका भी फायदा मिल रहा है। तो शेयर ऑफ द पाई के साथ साथ इनका खुद का भी मोमेंटम तूल पकड़ता हुआ। तो टाइटन वो कंपनी जिसको रडार पर रखें। इस कंपनी ने अपने अक्टूबर दिसंबर यानी कि Q3 के बिक्री के आंकड़े हाईलाइट करे हैं, Q3 की कमेंट्री हाईलाइट करी है। आमतौर पर कंपनी रिजल्ट्स आने से पहले हाईलाइट करती है, जैसे कि शोभा डेवलपर्स या शोभा लिमिटेड करती है। इस कंपनी ने एक तगड़ा केपेक्स कर रखा है। आईवेयर डिवीजन में 16,000 स्क्वायर फीट पिछले 9 महीने में इन्होंने जोड़ लिए, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक। ज्वेलरी डिवीजन में 65,000 स्क्वायर फीट जोड़ लिए हैं। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज्वेलरी ऑपरेशन से, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है अभी भी टाइटन के लिए, इसमें 22% की ग्रोथ इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में टाइटन कंपनी डिलीवर करती हुई नजर आएगी। ज्वेलरी ऑपरेशन इंपॉर्टेंट जरूर है लेकिन ये कंपनी अब स्मार्टली डाइवर्सिफाई कर रही है। हम आईवेयर के लिए जानते थे टाइटन को, हम बाकी की प्रोडक्ट्स, अब तो उसमें साड़ीज वगैरह की रिटेल सेल्स वगैरह इंटरेस्टिंग मिक्स होता चले जा रहा है। एक बेहतरीन कंज्यूमर सेंट्रिक, कंज्यूमर फोकस कंपनी बनती हुई ये स्टॉक लग रहा है इवेंचुअली 4 डिजिट के पार जाने की तैयारी कर रहा है। उस लिहाज से इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन इस समय ट्रेड के लिहाज से भी आज टाइटन कंपनी दे रही है आपको खरीदारी करने के बेहतरीन मौके। अच्छी पेडिग्री का स्टॉक, कोई इशू नहीं। 945 से 950 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करें। ऑलराइट, और मैं 2 शेयरों के साथ शुरुआत करूंगा। एक तो है नेल्को, ये हमारा ओल्ड टाइम फेवरेट रहा था। बहुत जबरदस्त तेजी इसमें देखने को मिली थी, लेकिन फिर तेजी पर ब्रेक इसलिए लग गए थे क्योंकि ये कंपनी ASM लिस्ट में शामिल हो गई थी। देखिए, लेकिन अब ये ASM से बाहर हो रहा है स्टॉक, और आज इसमें फिर एक्शन देखने को मिलने वाला है। साथ ही मर्क के ऊपर भी रखिएगा नजर। ये भी दिग्गज फार्मा कंपनी है, MNC कंपनी है, और दुर्भाग्यपूर्ण ये भी दरअसल ASM में पहुंच गई थी और उसके बाद इसकी तेजी पर भी ब्रेक लग गए थे। लेकिन अब ये ASM से बाहर हो रही है तो फिर यहाँ पर भी आज एक अच्छी रैली देखने को मिलनी चाहिए। इस तरह के स्टॉक्स के ऊपर रखिएगा नजर। लिस्ट तो वो ASM वाली लंबी है लेकिन बहुत ही कमजोर क्वालिटी के नाम उसमें ज्यादा थे। जो 2 अच्छे क्वालिटी के नाम थे वो हमने चुने और इसलिए उनको ओपनर का दर्जा दिया है। तो आज इस तरह के शेयरों में एक जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है। इन दोनों स्टॉक्स के टारगेट्स नोट करिए। 3,200 रुपए तक के लेवल्स मर्क में देखने को मिल सकते हैं। नेल्को में 285 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इन 2 बल्लेबाजों के साथ मैं टीम का आगाज कर रहा हूं। आपका अगला शेयर बताइए। जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस के साथ ही रहूंगा क्योंकि नीरज वाजपेयी की टीम रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। जब लास्ट, अच्छा, ये आपकी टीम नहीं है? नहीं, मतलब मूड दोनों का मिलकर है। पिछले हफ्ते जब नीरज के साथ में खेल रहा था तब नीरज ने हाईलाइट करा था कि जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस को आप हाईलाइट रडार पे रखें, क्योंकि अब आम चुनाव आने से पहले 2019 इलेक्शंस आने से पहले यही वो स्पेसेस को बहुत दर्द दिया था पिछले 4 साल में। सही है। अब वहां पे रिलीफ मिलना शुरू हो गया आपको, जिसका एक अंश हमने देखा भी था। इंसेंटिव्स दो देने की, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स की बात पिछले हफ्ते करी गई है। तो टाइटन कंपनी पहला स्टॉक था और नीरज ने बीते हफ्ते, आपको याद होगा, जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस में TBZ जैसे स्टॉक्स को हाईलाइट करा था। तो TBZ अब आप इस समय आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए। और वाकई ये फैक्ट है, अगले 5 महीने में, जब तक वो मई 2019 में, इसलिए कह रहा हूं कि अजम्पशन ये है कि जनरल इलेक्शंस मई में आने वाले, तो मोटा मोटी मई 2019 से पहले स्पेस को और रिलीफ शायद मिलती हुई नजर आए। और वैसे ही जिस तरह से टाइटन की एग्रेसिव कमेंट्री आती हुई 22% की ग्रोथ की वो बात कर रहे हैं, तो TBZ या कई लोग इसे TBZ के नाम से जानते हैं। ये आपको आइडिया है कि आखिरी में Z लगता है तो Z क्यों बोलते हैं?
ये इतना नहीं। हाँ, मेरे को CBZ हीरो होंडा की बाइक आती थी। TBZ सही नाम है। त्रिभुवन दास भीमजी जवेरी, तो Z से जवेरी है। तो TBZ ये असल में हीरो होंडा की जो CBZ बाइक आई थी ना, उससे बदल गया था नाम। तो अमेरिका में शायद ऐसा आखिरी में Z वाले को Z कहते हैं, लेकिन TBZ इस कंपनी को रडार पर रखें। मेरे को लगता है टाइटन कंपनी के अलावा इस स्टॉक में भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। एग्रेसिव 71-72 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करें। बिल्कुल, तो इस पर रखिएगा नजर। तो ज्वेलरी सेक्टर की दो कंपनियां अब तक आशीष ने आपको बताई हैं, और ASM लिस्ट से बाहर हो रहे दो स्टॉक्स मैंने आपको बताए हैं। और अब फोकस पूरी टीम का रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर है। देखिए, ये सेक्टर जो है ये 2019 का नए साल का सबसे बढ़िया प्रॉमिसिंग सेक्टर हो सकता है, ऐसा बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट सब कहने लगी हैं। दिग्गज DLF के ऊपर लोगों का भरोसा वापस जगने लगा है, और वैसे भी देखिए करेक्शन बहुत देखा जा चुका है। हमें लगता है कि इस सेक्टर को अब सरकार राहत देगी, और राहत बजट में तो मिलेगी। और बजट को अब महज 20 ट्रेडिंग सेशन से कम बचे हैं, ध्यान रखिएगा। तो फोकस अब बजट के ऊपर आपका होना चाहिए, फोकस अब GST काउंसिल की बैठक पर होना चाहिए। हम कह रहे थे लगातार कि बजट में तो कुछ तोहफे मिलेंगे, लेकिन बजट के बाहर भी कई तोहफे सरकार अब देती रहेगी, क्योंकि ध्यान रखिए चुनावी वर्ष है, और चुनावी वर्ष के चलते सरकार चाहेगी कि डिमांड को किस तरह से बूस्ट किया जाए, सेंटीमेंट को किस तरह से सुधारा जाए। सेंटीमेंट सुधरता है क्योंकि लोगों ने बहुत सारी देखिए रियल एस्टेट में पैसा रखा हुआ है लगाकर, और वो अब तक छूटे नहीं हैं। तो अब ये सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, और अगर GST काउंसिल की बैठक जो 10 तारीख को होने वाली है उसमें किसी तरह की रियायत मिलती है अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसेस के ऊपर, तो फिर एक बड़ी तेजी रियल एस्टेट सेक्टर में इस हफ्ते देखने को मिल सकती है। तो एंटीसिपेशन में भी ये शेयर चलेंगे, और जब खबर आएगी तो फिर और अच्छी रैली देखने को मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं DB रियल्टी अनंतराज से। ये दो ऐसी रियल एस्टेट कंपनियां हैं जिनमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। DB रियल्टी भी देखिए पिटा हुआ स्टॉक है, और अंडर ओन्ड स्टॉक्स हैं। अब रियल एस्टेट सबने अपने पोर्टफोलियो से छोड़ दिया था, और ध्यान रखिए यही होता है जब सारे शेयर बिक जाते हैं और बहुत सेंटीमेंट कमजोर होता है, तब उस सेक्टर में एक अच्छी चाल देखने को मिलती है। ठीक उसी तरह जब PSU देखिए कोई नहीं खरीदता था, तब हम कहते थे PSU बैंक खरीद लीजिए, अब यहां पर तेजी देखने को मिलेगी। और अब देखिए सब कह रहे हैं PSU बैंक खरीदिए। अब हमें लगता है रियल एस्टेट स्पेस खरीदिए। ये स्पेस 30-35 रुपए के आसपास के शेयर हैं, और इस हफ्ते भी एक अच्छी ट्रेडिंग मूव्स ये स्टॉक्स देने के लिए जाने जाएंगे। तो DB रियल्टी के लिए 36 तक के टारगेट, अनंतराज के लिए 37 तक के टारगेट्स के साथ इनको अप्रोच करें। और बाकी स्टॉक्स भी हमने रियल एस्टेट स्पेस से ही आज चुने हैं। आपके अगले दो खिलाड़ी हाउसिंग और सीमेंट मेरे रडार पे भी है, लेकिन इस समय एक और स्टॉक जो खबरों में है और एक और दिग्गज पे दाव लगा रहा हूं, वो है ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ONGC। रडार पे रखें काफी सारे डेवलपमेंट्स के चलते। पहला तो ध्यान रखें, इसका जो आर्म है ONGC विदेश, उसने बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट्स है उनके कोलंबिया में, और वहां पे एक ऑनशोर ब्लॉक है जिसमें इन्होंने ऑयल की खोज डिस्कवर करा है ऑयल, और उस ब्लॉक में ONGC विदेश का 70% स्टेक है। तो पहला पॉजिटिव डेवलपमेंट तो ONGC के लिए वो। दूसरा ध्यान रखें, रीसेंट प्रेशर के बाद कच्चे तेल में मोमेंटम तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा आपको। ऑलमोस्ट ब्रेंट $57 के करीब खड़ा हुआ है, और अपस्ट्रीम कंपनीज को आसान शब्दों में जब भी कच्चे तेल में उछाल होता है, सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है इन कंपनीज के लिए। तो दूसरा रीजन। तीसरा, ONGC विदेश के IPO को लेकर बहुत सालों से हल्ला मचा हुआ है। अब फाइनली जो इस कंपनी के टॉप मैनेजमेंट, उनका कहना है कि सरकार से हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं, हम ऑलरेडी ऑल सेट है, तैयार हैं OVL में डाइवेस्टमेंट करने के लिए, विनिवेश करने के लिए, जो सालों से अटका हुआ है। खैर वो जब होगा तब की तब, अभी वो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है। तो इसीलिए मुझे लगता है ONGC को आप रडार पर रखें। आज फाइनली कुछ टूल, कुछ मोमेंटम शायद देखने को मिले 153 और इवेंचुअली 155 तक के टारगेट्स के लिए। अच्छा, आपने दो बोले तो एक और स्टॉक जोड़ बिल्कुल बताइए, क्योंकि मैंने कहा था रियल एस्टेट सबके रडार पर रहना चाहिए वाकई। तो अंडर कंस्ट्रक्शन की तो बात करी हेमंत ने, और बीच में बिल्डिंग मटेरियल से जुड़े कई सारे उसमें भी दरें रिड्यूस हो सकती है। तो बिल्कुल रियल एस्टेट एज अ स्पेस एक स्वीट स्पॉट में है। लग रहा है कि यहां से इस 2019 इस साल में रियल एस्टेट आउट परफॉर्म कर सकता है। तो अंसल हाउसिंग वो कंपनी है जिसके तमाम टियर 2 टियर 3 सिटीज में तगड़ा एक्सपोजर है। अब इस कंपनी के लिए अच्छा होगा अगर इस तरह के डेवलपमेंट रिपोर्ट करे जाते हैं। अच्छा तगड़े मार्केट प्रोजेक्ट्स उन्होंने खड़े कर रखे हैं, और ये तमाम स्टॉक्स जो है ना 2018 में रिलेटिव अंडर परफॉर्मर्स ही रहे, जैसे हेमंत कह भी रहे थे। अब शायद ये पूरा पैक मोमेंटम तूल पकड़ता हुआ नजर आए। उस लिहाज से 11, 11:30 और इवेंचुअली मुझे लगता है इस हफ्ते के दौरान जब तक को थर्सडे को बैठक आती है, इवेंचुअली शायद 12 तक के लेवल से स्टॉक
छूता हुआ नजर आया। तो अंसल हाउसिंग को डाल रहे। तो आशीष, आपके ए पे ही मेरा भी फोकस है। आप अंसल हाउसिंग पर फोकस कर रहे हैं, मैं अरविंद स्मार्ट स्पेसेस पर फोकस कर रहा हूँ। कुछ दिनों पहले हमारे एक्सपर्ट प्रकाश देवान ने भी स्टॉक को सुझाया था, इसमें एक रैली भी बनी थी और हमें लगता है कि ये स्टॉक अच्छा है। देखिए, नाम ठीक है, कंपनी बढ़िया कामकाज कर रही है और इस तरह के शेयर दरअसल खबरों के दम पर ज़्यादा तेज भागने का दमखम रखते हैं। और ये स्पेस भी देखिए अभी भी बहुत ही अंडर ओन्ड है। अंडर ओन्ड स्टॉक्स जल्दी भागेंगे क्योंकि यहाँ पर सब लोग एक साथ फिर खरीदने के लिए आगे आएंगे और कई दिनों से इस स्पेस में कुछ हलचल देखने को मिली नहीं है। तो सरकार अगर कोई राहत देती है, जीएसटी काउंसिल अगर कोई राहत देती है, तो फिर इस स्पेस में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। राहत देगी नहीं देगी तो 10 तारीख को पता चलेगा, लेकिन होप तो देखिए बनेगी। तो होप बनेगी। 7 आज है, 8 और 9 कम से कम 3 ट्रेडिंग सेशंस में तो एक अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो 137 के टारगेट के साथ इसको भी आज आप अप्रोच कर सकते हैं लॉन्ग साइड पर। आज हाई बीटा स्पेस को रडार पे रखें तो बैंक्स में भी एक आउट परफॉर्मेंस शायद आपको वापस देखने को मिले। वीरेंद्र से जब चर्चा हो रही थी तब वो कह भी रहे थे कि फाइनली बैंक निफ्टी एक नए ऑर्बिट पे जाता हुआ नजर आ रहा है। कन्विक्शन बैंक निफ्टी को लेकर ज्यादा है। शुक्रवार को आपको याद होगा बैंक शुरू नहीं आउट परफॉर्म भी कर रहा था। रडार पे होगा आईडीबीआई बैंक, जिसने घोषणा करी है कि एलआईसी की तरफ से 14,500 करोड़ रुपए का फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूजन होता हुआ। ध्यान रखें, एलआईसी जो है 51% स्टेक एक्वायर कर रही है और उसी कड़ी में ये फंड इन्फ्यूजन होता हुआ नजर आया है। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो स्लिप हो गया था, मेरे ख्याल से जून के महीने से रिक्वायर्ड लेवल से नीचे स्लिप हो गया था, इवेंचुअली वापस हालात सुधरते हुए नजर आएंगे और एलआईसी के आने के बाद से क्लियर कट फोकस होगा। मुझे लगता है आईडीबीआई बैंक को लेवल्स के आसपास अब रडार पे रखें। ये फंड इन्फ्यूजन तो आज टूल देगा, लेकिन इवेंचुअली लोअर लेवल्स पे शायद इस तरह के बैंक जो है एक्यूमुलेशन का मौका भी देंगे आपको। आज इस डेवलपमेंट के चलते 64 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें और इसी के साथ वक्त है अब हम दोनों की टीम्स के मिस्टर डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। आईटीडीसी ये होगा मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। पहले भी कई बार टीम में रहकर बढ़िया प्रदर्शन दिखा चुका है और अब यहाँ पर खबरें ये आ रही हैं कि सरकार दरअसल नॉन कोर एसेट्स जो हैं पीएसयूज के पास जो पड़े हैं उसको अब बेचने में बहुत तेजी बरतेगी और एक कैबिनेट नोट भी तैयार हुआ। इस तरह की खबरें दरअसल कल रिपोर्ट हुई हैं। एसेट मोनेटाइजेशन फ्रेमवर्क एक पूरा तैयार हुआ है, एक नीति तैयार हो रही है जिसके तहत इनके जो नॉन कोर एसेट्स हैं, जिन एसेट्स की इनको ज़रूरत नहीं है लेकिन इनके पास हैं, मिसाल के तौर पर ज़मीन वगैरह, उनको अब सरकार बेचेगी और सरकार को देखिए पैसे की इस समय ज़रूरत भी है। तो अगर ये प्रपोजल कैबिनेट में आता है, वैसे तो कैबिनेट आज भी है लेकिन आज के कैबिनेट में ये आना मुश्किल है, आगे आने वाले कैबिनेट्स में ये हो सकता है, तो फिर इस तरह के स्टॉक्स में एक बढ़िया तेजी देखने को मिलने वाली है। इसीलिए नजर रखना चाहिए आईटीडीसी पर। 349 तक के लेवल्स के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच करें। डिपेंडेबल का दर्जा इसलिए क्योंकि देखिए अब कैबिनेट नोट तैयार हुआ है तो कभी ना कभी तो कैबिनेट इसको अप्रूवल देगी, तो आगे भी हमारी टीम में रह सकता है, इसलिए डिपेंडेबल का दर्जा दिया। आपने डिपेंडेबल किसको दिया? एक और हैवीवेट दिग्गज कंपनी और हम दाव लगाएंगे वेदांता पर। कई सारे रीजंस। अच्छा, इसमें ध्यान रखें साल की शुरुआत में हेमंत एक सीएलएसए की रिपोर्ट आ गई थी। 1 या 2 तारीख को वो रिपोर्ट आई थी और पढ़ी थी मैंने। अच्छा, पढ़ाई कर रहे थे आप? मैं इसलिए मेंशन कर रहा था शायद आपने मिस आउट करी हो। बहुत तगड़े डाउनग्रेड्स कर डाले उन्होंने मेटल एज अ स्पेस को लेकर और उसी दिन नीरज और मैं खेले थे, नीरज ने सारे स्टॉक्स टीम में उतारे थे, 5, 6, 7% की पिटाई हुई थी मेटल कंपनीज की। उनका डर था कि ये टैरिफ और ट्रेड वॉर एलोंगनेटेड होगा और ग्लोबली दबाव देखने को मिलेगा फिर मेटल कीमतों पर। अच्छी बात कि आप इस हफ्ते की शुरुआत में जो ट्रेड वॉर टैरिफ वॉर को लेकर डेलीगेशन यूएस से चाइना गया हुआ है, होप्स जागी हैं, इक्विटी मार्केट्स में मोमेंटम लौटता हुआ नजर आ रहा है, तो होपफुली मेटल्स फिर से कुछ आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आएंगे। अभी तो डेवलपमेंट्स के दम पे वो आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो वेदांता जो ऑफ हाईज अच्छे खासे करेक्शन के साथ ट्रेड कर रहा है, इस स्टॉक को आप अपने रडार पे रखें, अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाने का दमखम रखता है। साथ साथ ऑयल एंड ब्लॉक के ऑक्शंस की बात आज स्टॉक्स न्यूज में हेमंत इस शो से पहले कर रहे थे। लास्ट टाइम जब वो ऑक्शंस हुए थे आपको याद होगा, केन इंडिया वेदांता के अंतर्गत जो है बड़े एग्रेसिवली इन्होंने उस पर बिड करा था और बहुत सारे ब्लॉक से जीतते हुए नजर आए थे। तो आज फिर से ये कंपनी अपने रडार पर रखें। पर लार्जली ग्लोबली मुझे लग रहा है जो रिस्क ऑन ट्रेड्स लौट रहा है उसके चलते मेटल्स आउट परफॉर्म करेंगे, इसीलिए बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा वेदांता, ऐसा लग रहा है। चलिए अब कैप्टन चॉइस हम सोच रहे हैं दूसरे की टीम में से कौन से लें, लेकिन अभी 4 खिलाड़ी बाकी हैं। आशीष आपको 4 स्टॉक बताएंगे, मैं आपको 4 स्टॉक बताऊंगा। आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है, पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है, पावर प्लेस कौन से हैं, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। और हम दोनों ने अपनी टीम्स के अब तक 6 खिलाड़ी बता दिए। अब फोकस करते हैं अगले 2 स्टॉक्स पर और क्योंकि आज ग्लोबल संकेत जैसे मैंने कहा था मेटल्स आउट परफॉर्म करेंगे, तो उसमें वेदांता को हाईलाइट करा था, वैसे ही बैंक्स आउट परफॉर्म करेंगे। तो आपके एक आईडीबीआई तो लिया ही लिया था मैंने फोकस में, और साथ साथ ध्यान रखें
आईसीआईसीआई बैंक पहला स्टॉक होगा जिसको आप अपने रडार पर रखें। जिस तरह का बिल्डअप हमने शुक्रवार को आता हुआ देखा है, बड़ा ऑब्वियस है कि आज भी वो मोमेंटम तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा। तो आईसीआईसीआई बैंक, और एक बात ध्यान रखें, एक इश्यू एक ही है कि ये कंसेंसस ट्रेड बनता चले जा रहा है। 2019 की जितनी रिपोर्ट्स आई हैं, सरप्राइजिंगली सब आईसीआईसीआई बैंक में तेजी की बात कर रहे हैं, लेकिन खैर वो अलग बात। ये इवेंचुअली स्टॉक 400 के पार जाता हुआ नजर आएगा, लेकिन आज खरीदारी करने के मौके 375 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर, खासतौर पर बैंकिंग स्पेस, पीएसयूज तो आउट परफॉर्म कर ही रहते हैं, आपने देखा होगा लास्ट वीक। इस बार प्राइवेट सेक्टर शायद कुछ कैचअप प्ले करता हुआ नजर आए, तो 375 के टारगेट्स आईसीआईसीआई में। और एक इंटरेस्टिंग ट्रेड हो सकता है, थोड़ा सा रिस्की, लेकिन अब मुझे लगता है इवेंचुअली पेशेंस रखें तो ये स्टॉक यहां से तगड़े रिटर्न्स दे सकता है रेजीम चेंज के बाद। खास तौर पे ये है येस बैंक। मोमेंटम पकड़ रहा है ये स्टॉक, लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट 200 के आसपास पहुंचता हुआ, और लग रहा है ये इस हफ्ते 200 के लेवल्स को ब्रीच करता हुआ नजर आएगा। इसीलिए आप लोग की स्क्रीन पर 202 के टारगेट्स। लेकिन येस बैंक अब रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से इन लेवल्स के आसपास फेवरेबल है थोड़े लंबे ट्रेड के लिए, तो इसमें एक्यूमुलेशन के मौके ढूंढने अगर आप रिस्कियर साइड में बेट लेना चाहते हैं तो इस साल में, तो येस बैंक में उस लिहाज से रडार पे रखना चाहिए। लेकिन आईसीआईसीआई और येस दोनों स्वीट स्पॉट पे, आज दोनों में लाइकली है कि कुछ आउट परफॉर्मेंस देखने को मिले। ऑलराइट, और मेरा फ्री हिट स्टॉक है इमामी रियल्टी। आप देखिए, ये भी रियल एस्टेट कंपनी है इमामी ग्रुप की, इस पर रखिएगा नज़र, और पटेल इंजीनियरिंग जैसे स्टॉक्स पर भी रखिएगा नज़र। दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग, इससे जुड़ी हुई कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं इस हफ्ते 10 तारीख को जीएसटी काउंसिल की बैठक में, जहां पर राहत मिलने की एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही हैं अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसेस के ऊपर। तो फिर ये वो स्टॉक्स हैं जो भागेंगे। और आज जिस तरह से मूड देखिए सुधर रहा है, हांगकांग का मार्केट दिखा रहा है कि 300 पॉइंट ऊपर इस समय कारोबार हो रहा है। अमेरिका में जो शुक्रवार को तेजी हुई थी वो और आगे कंटिन्यू रहने वाली है। तो आज हाई बीटा शेयरों पर रखिए नज़र, और उसमें कैश मार्केट के स्टॉक्स दरअसल आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे, और इसीलिए इस तरह के शेयरों को मैंने चुना है। और इससे पहले अनंतराज, डीबी रियल्टी, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस को टीम में जगह दी थी। तो ये फ्रेट और पिंच हिटर। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं आज के पावर प्लेज कौन से हैं, और ये भी बताएंगे कि कैप्टन चॉइस का दर्जा हम कौन से स्टॉक को दे रहे हैं। साथ ही शुरू करेंगे मुनाफे की तैयारी।